आज के इस वीडियो में यूनिट 5 अभ्यास सेट 4। तो अभ्यास सेट 4 में हमारा जो मेन फोकस रहेगा मुदालियर कमीशन पे रहेगा, कोठारी कमीशन पे रहेगा, जस्टिस वर्मा कमेटी पे रहेगा और नेशनल नॉलेज कमीशन पर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो इस अभ्यास सेट 4 में टोटल 40 क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई? When was the मुदालियर कमीशन अपॉइंटेड? तो मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब की गई? सितंबर 23 1952 में इस आयोग की नियुक्ति की गई। किस आयोग की? मुदालियर आयोग की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि मुदालियर आयोग ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को कब सौंपी? तो 1952 में मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई और इसने अपनी जो सिफारिशें थी एक साल बाद भारत सरकार को अगस्त 29 1953 में सौंप दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या पूछा है? मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द मुदालियर कमीशन? कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर डी एस कोठारी थे, डॉक्टर यशपाल थे या डॉक्टर ए एल मुदालियर थे? कौन थे? तो देखिए नाम से ही पता चला है मुदालियर कमीशन। तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर ए एल मुदालियर। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? मुदालियर आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? What was the main scope of the मुदालियर कमीशन? की मुदालियर आयोग जो बना था तो इसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? प्राइमरी एजुकेशन था, सेकेंडरी एजुकेशन था, हायर एजुकेशन था या सभी था? तो देखिए मुदालियर आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई थी ना, सेकेंडरी एजुकेशन के संबंध में जिम्मेदारी गई थी कि सेकेंडरी एजुकेशन में के क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का पता लगाना, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए मुदालियर जो कमीशन है इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई? व्हेन वाज द कोठारी कमीशन अपॉइंटेड? तो राइट आंसर क्या है? जुलाई 14 1964 को कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को कब सौंपी? ठीक है। तो 1964 में इसकी नियुक्ति की गई और 2 साल बाद जून 29 1966 को कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या पूछा है? कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर डी एस कोठारी, डॉक्टर यशपाल या कोई नहीं? तो देखिए कोठारी कमीशन है तो नाम किससे मिल रहा है? बी, डॉक्टर डी एस कोठारी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष थे डॉक्टर डी एस कोठारी। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? कोठारी आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? प्राइमरी एजुकेशन था, सेकेंडरी एजुकेशन था, हायर एजुकेशन था या सभी था? तो देखिए कोठारी आयोग जब बना ना तो उसकी उसको क्या जिम्मेदारी दी गई? उसको प्री प्राइमरी से लेकर और पूरा हायर एजुकेशन तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसलिए कोठारी आयोग ने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो इसको टाइम लगा, इसलिए 1964 में बना और 66 में इसने अपनी सिफारिश दी। तो क्या आएगा? कौन सा एरिया आएगा? सभी। ठीक है। प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी क्षेत्रों में इसने रिसर्च किया और उसको बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या पूछा है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नियुक्ति कब की गई? व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन अपॉइंटेड? जुलाई 23 2006, जून 13 2005, मई 1 2005 या दिसंबर 1 2008? तो देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की हम बात करते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनकेसी की हम बात करते हैं। तो इसकी नियुक्ति कब की गई? जून 13 2005 में नियुक्ति की गई और इस आयोग ने, ठीक है, 4 किस्तों में, ठीक है, अपनी सिफारिशें दी। 2006 में दी, 2007 में दी, 2008 में दी और 2009 में दी। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन? की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या है? सैम पित्रोदा। ठीक है। इसके चेयरमैन थे किसके? नेशनल नॉलेज कमीशन के। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या पूछा है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया?
राइट आंसर क्या है, 2011 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 2011 में इसका गठन किया गया और एक साल बाद 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसलिए जब वर्मा समिति देखेंगे, वर्मा कमेटी देखेंगे, तो सामने आएगा 2012, क्योंकि इसने अपनी सिफारिशें 2012 में सरकार को सौंपी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या पूछा है, निम्न में से किस आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना को सुझाव दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल। मल्टीपर्पज स्कूल का आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर नॉर्मल एजुकेशन भी दी जाए और साथ साथ बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, तो इस तरह से मल्टीपर्पज स्कूल। तो इसकी सिफारिश किसने दी थी, किसने दी थी, किस आयोग ने दी थी, तो राइट आंसर क्या है, मुदालियर आयोग। ठीक है, कब आया था मुदालियर आयोग, 1952 में, और सिफारिशें कब दी, 1953 में। तो जब मल्टीपर्पज स्कूल आए, बहुउद्देशीय विद्यालय आए, तो उसकी सिफारिश किसने दी, मुदालियर आयोग ने दी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा है, निम्न में से किस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। किस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा रखने की बात की गई। ठीक है, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा का सुझाव दिया था। और अगर मान लो कभी मुदालियर का आता है, तो मुदालियर ने दो भाषा का सुझाव दिया और कोठारी ने तीन भाषा का सुझाव दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, जो जब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है और किस कमीशन ने इसका सुझाव दिया, तो कोठारी कमीशन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में क्या पूछा है कि निम्न में से किस आयोग का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार में लगे संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना था। देखिए, जब हम बौद्धिक संपदा कहते हैं ना, तो भारत की बौद्धिक संपदा क्या है, बौद्धिक दिमाग से संबंधित जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे बुक्स हैं, हमारे जो लिटरेचर हैं। ठीक है, तो निम्न में से किस आयोग का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार में लगे संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना है। ठीक है, तो कौन सा आयोग, मुदालियर, कोठारी, नेशनल नॉलेज कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन। तो जब हम बात करेंगे ना, बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं किस क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, तो राइट आंसर क्या होगा, नेशनल नॉलेज कमीशन। क्वेश्चन नंबर 16। में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि विच कमीशन मेड द स्टेटमेंट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, कि किस आयोग ने यह बयान दिया कि भारत का भाग्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है, किस आयोग ने बयान दिया, राइट आंसर क्या होगा, कोठारी कमीशन ने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या पूछा है, निम्न में से किस आयोग का उद्देश्य 21वीं सदी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाने हेतु शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना। तो देखिए, यहाँ पर बार बार बात किसकी की जा रही है, ज्ञान की बात की जा रही है, नॉलेज की बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरा है 21st सेंचुरी। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, नॉलेज 21st सेंचुरी, तो किसका नाम आता है, नेशनल नॉलेज कमीशन, जो 21st सेंचुरी में ये आयोग बना। मतलब कब बना, 2005 में आयोग आया। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो बार बार ज्ञान की बात की जा रही है, तो इसका फोकस क्या है, ज्ञान पर, आधुनिक समय के हिसाब से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना। ठीक है, तो नेशनल नॉलेज कमीशन ने इस चीज की बात की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या पूछा है, निम्न में से किस आयोग ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को सुझाव दिया। ठीक है, किस आयोग ने दिया, मुदालियर ने दिया, कोठारी कमीशन ने दिया, नेशनल नॉलेज कमीशन ने दिया, या राधाकृष्णन कमीशन ने। तो राइट आंसर क्या होगा, कोठारी कमीशन जो बना था 1964 से 66, तो इसने 10+2+3 का जो एक शैक्षिक संरचना है, इसका सुझाव दिया। और आगे चलकर चाहे हम 1968 की पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे 1986 की बात करते हैं, उसमें इसको अपनाया गया। और अभी 2020 की पॉलिसी जो आई है, तब तक तो 10+2+3 का ही होता था, 10 ईयर की नॉर्मल एजुकेशन, +2 11th 12th और 3 ईयर की ग्रेजुएशन। अब जो नया पैटर्न जो आया है, 5+3+3+4। ठीक है, 2020 की पॉलिसी के आधार पर, नहीं तो उससे पहले क्या था, 10+2+3। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या पूछा है कि मुदालियर आयोग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, मुदालियर आयोग तो है क्योंकि इसके चेयरमैन मुदालियर थे।
ठीक है। लेकिन इसका जो असली नाम, इसका जो रियल नाम क्या है, क्या नाम है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, या स्कूल एजुकेशन कमीशन? तो देखिए, मुदालियर आयोग का जो फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पे था, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? वर्मा समिति की रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या था? क्या था? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द वर्मा कमेटी रिपोर्ट? improvement in the role of teacher, improvement in the learning process, improvement in teaching learning system, improvement in the curriculum। तो मेन शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए ही वर्मा समिति जो बनी थी, ठीक है। तो इस संबंध में उसको अपनी सिफारिश देनी थी। तो जब हम वर्मा समिति का मुख्य आधार क्या था इसके बनाने का? अध्यापकों की भूमिका में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द रोल ऑफ टीचर, ठीक है। शिक्षक शिक्षा से ये संबंधित कमेटी थी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? राइट आंसर क्या है? 1982 में। विद्यालय का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ बना था? हैदराबाद में बना था 1982 में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 22 में क्या पूछा है? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए कौन सा सर्वोच्च निकाय है? जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन है, डिटर्मिनेशन है एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। तो कौन सा निकाय है? तो इसका जो राइट आंसर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है कि बाय व्हाट नेम इज द कोठारी कमीशन नोन? कि कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? मतलब क्या है कि कोठारी आयोग का मुख्य जो उसका जो मेन नाम क्या है? क्योंकि कोठारी आयोग तो क्यों पड़ा? क्योंकि इसके चेयरमैन थे कोठारी जी थे, ठीक है, इसलिए इसको कोठारी आयोग कहा गया। लेकिन इसका मेन नाम क्या था? तो इसका मेन नाम देखिए, कोठारी आयोग ने प्री स्कूल से लेकर और हायर एजुकेशन सभी क्षेत्रों में अपनी सिफारिश दी, ठीक है। तो इसलिए इस आयोग को किस नाम से जाना गया? इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जाना गया, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि वर्मा समिति के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार के सेमिनार एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? जब मान लो आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप सबके लिए, ठीक है, किस तरह के जो कार्यक्रम है आपके कॉलेज में होने चाहिए टाइम टू टाइम, और होते भी होंगे? टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड, या सभी? तो राइट आंसर क्या है? सभी। ओके। टेक्निकल नॉलेज आईसीटी से रिलेटेड भी होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड भी होते हैं, टीचिंग रिलेटेड भी होते हैं, तो सभी। ओके। इस सुझाव किसने दिया? वर्मा समिति ने दिया। नेक्स्ट 25 में क्या पूछा है? उच्च शिक्षा से तात्पर्य क्या है? जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें कॉलेज भी आ जाता है, यूनिवर्सिटी भी आ जाता है, टेक्निकल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये सब आ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबो, कि सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या पूछा है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाधिपति, ठीक है, कि यहाँ की चांसलर कौन होते हैं? वाइस चांसलर तो हमने सुना है कि एक यूनिवर्सिटी, विद इन यूनिवर्सिटी कोई हेड होता है, तो वाइस चांसलर होता है। लेकिन मुख्य रूप से कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां का चांसलर कौन होता है? ठीक है। तो कौन होता है वहां का चांसलर, कुलाधिपति कौन होता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये सब है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिसकी देख रेख सीधी किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। तो इनके चांसलर कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे 27 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस आयोग का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना? तो देखिए, यहाँ पे फिर से किसकी बात की जा रही है? फिर से ज्ञान की बात की जा रही है, मतलब सीधा सा आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है कि ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग पर विशेष बल दिया? ठीक है, कि वोकेशनल एजुकेशन के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया? वोकेशनल डेवलपमेंट, वोकेशनल कॉम्पिटेंस, या स्किल डेवलपमेंट, या स्किल कॉम्पिटेंस? तो किस शब्द पे इन्होंने ज्यादा बल दिया वोकेशनल एजुकेशन के स्थान पर? तो राइट आंसर क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है कि किस आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए, कि प्राथमिक शिक्षा ऐसी है जो बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाए, ठीक है, एक उपयोगी नागरिक बनाए। तो किस आयोग ने मतलब ये बात कही? हंटर कमीशन ने, या राधाकृष्णन कमीशन ने, यूनिवर्सिटी की बात करें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या कोठारी आयोग? तो किस आयोग ने कहा? कोठारी आयोग ने। ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाधिपति कौन है? ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आपके स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो विश्वविद्यालय आते हैं, तो उसके कुलाधिपति, उसके चांसलर कौन है? तो जब स्टेट की बात करते हैं ना, तो स्टेट में कौन है? जिसे सेंट्रल में होते हैं प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट में होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 में क्या पूछा है? तो 31 में पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग किसके द्वारा लाया जाता है? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में आ, सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में एक सलाहकार, एक कड़ी का काम करता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को शामिल किया गया? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तय किया गया है। ठीक है, तो उनकी अलग अलग सूची बनाई गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको यूनियन लिस्ट में डाला गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको स्टेट लिस्ट में डाला गया है, और जो दोनों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, तब यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस सूची में डाला गया है? इसको केंद्र की जिम्मेदारी माना गया है, या स्टेट की जिम्मेदारी माना गया है, या दोनों की जिम्मेदारी माना गया है? तो देखिए हमारे संविधान में ना, हमारे संविधान में 1976 को 42, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, जिसमें शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। मतलब शिक्षा जो है केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट? कि कोठारी आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसका शीर्षक क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन, या कोई नहीं? तो जब कोठारी आयोग ने 1966 में अपनी सिफारिशें दी तो उसका टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्र विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? कि राष्ट्र ज्ञान आयोग द्वारा शिक्षकों के लिए एक प्रभावी मंच तैयार करने के उद्देश्य से किसे आमंत्रित मतलब किया गया? राष्ट्र ज्ञान आयोग ने शिक्षकों के लिए एक प्रभावी मंच, एक प्रभावी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसको आमंत्रित किया, किसको इनवाइट किया इस क्षेत्र में काम करने के लिए? तो राइट आंसर क्या है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है? कि राष्ट्र ज्ञान आयोग तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किस पोर्टल की परिकल्पना की गई? तो किस पोर्टल की परिकल्पना की गई? ठीक है, तो किसकी की गई? टीचर पोर्टल की। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 में क्या पूछा है? कि ज्ञान आयोग द्वारा पूरे देश में कुल कितने विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी टोटल। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है? कि ज्ञान आयोग ने किस प्रकार की परीक्षा को प्रणाली, मतलब ज्ञान आयोग ने किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण बताया? किस प्रकार की परीक्षा? एक एग्जाम वो होता है जो एक्सटर्नल एंड टर्म एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम भी होते हैं, आप बाहर जाके देते हैं, तो इस तरह के एग्जाम में क्या करना पड़ता है? आपको बार बार रटना पड़ता है, तो मेमोरी रिलेटेड एग्जामिनेशन। ठीक है, स्मृति संबंधित परीक्षा प्रणाली, फिर इंटरनल इंटरनल असेसमेंट, जो आप असाइनमेंट देते हैं, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, इस तरह के जो असेसमेंट आपके होते हैं टाइम टू टाइम, इस तरह का असेसमेंट, ओरल असेसमेंट या पर्सनल इंटरव्यू। तो ज्ञान आयोग ने किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? तो राइट आंसर क्या है? इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन, जो आपके विद इन कॉलेज में होते हैं, जो स्कूल में होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 में क्या पूछा है? किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई। तो कौन सी आयोग ने सिफारिश की जिसके आधार पर 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति थी, ठीक है, उसमें 10+2+3 का स्ट्रक्चर शामिल किया गया। किसने सिफारिश? देखिए, अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो 1960 से पहले कोठारी कमीशन ने 1966 में अपनी सिफारिश दी, जिसने उसमें 10+2+3 की बात की। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? कोठारी कमीशन। आगे हम बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पर वर्ष 2015-16 के अकादमिक सत्र में देश में जो बीएड कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 1 से 2 वर्ष कर दी गई? ठीक है, आप सबको पता होगा कि बीएड 2015 से पहले 1 साल का होता था, लेकिन 15 के बाद इसको 2 ईयर का कर दिया गया। तो इसकी सिफारिश किसने दी? किस कमीशन ने दी? तो किस कमीशन ने दी, किस कमेटी ने दी? जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, न्यायाधीश वर्मा आयोग, इसको कमेटी आप कर लेना। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट दी, जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, न्यायाधीश वर्मा जो समिति है उन्होंने इसकी सिफारिश दी, और इसकी सिफारिश के आधार पर ही 2015 में क्या हुआ, जो बीएड था 1 साल की जगह 2 साल का हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया था? इन इंडिया द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 वाज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा 40 क्वेश्चन का ये सेट था, जिसमें हमारा जो मेन फोकस किस पे था? नॉलेज कमीशन की हमने बात की, जस्टिस वर्मा जो कमेटी उसकी हमने बात की, हमने कोठारी कमीशन की बात की, हमने मुदालियर कमीशन की बात की, साथ ही साथ हमने थोड़े बहुत और भी जो टॉपिक थे वो भी हमने लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और बाकी जो यूनिट 5 का रिमेनिंग जो टॉपिक है उसको हम जो हमारा यूनिट 5 का जो अभ्यास सेट 5 है उसमें हम उस पर बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।